Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is forest laws and their impact. The life of tribal groups, as you have seen, were directly connected to the forest. So changes in the forest laws had a considerable effect on tribal lives. क्या कहते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनकी जो जिंदगी थी that was directly connected to the forest. उनकी जिंदगी जो है वो सारी की सारी फॉरेस्ट के साथ कनेक्टेड थी. For example, they were living in forests, they were making their livelihood in the forests, they were hunting animals for food, collecting fruits, gathering nuts, and eating roots, leaves of different plants, and were living in forests. So their life was directly related to forest, that is, they were directly connected to the forest. So change in forest laws had a considerable effect on the tribal lives. So when Britishers came, जो Britishers हैं, जब वो कई सारे कानून उन्हें बनाए, फॉरेस्ट लॉज, जंगलात के कानून बनाए, कवानीन बनाए जंगलात के लिए, तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से उनको बहुत मुश्किलात हो गई ट्राइबल्स को. The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने ये सारे जो इंडियाज में फॉरेस्ट हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया. दैट इज दे वर पुट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट जो है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. गवर्नमेंट जो चाहे जैसा चाहे वहाँ से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हर्बस या श्रब्स या इसी तरह जो लकड़ी है वो भी हासिल कर सकते हैं. Some forests were classified as reserve forests for they produced timber which the Britishers wanted. In these forests, people were not allowed to move freely, practice jhum cultivation, collect fruits, or hunt animals. However, the jhum cultivators to survive in such a situation, many were therefore forced to move in to other areas in search of work and livelihood. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब फॉरेस्ट्स को फॉरेस्ट के कवानीन बनाई तो वहाँ पे फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट फॉरेस्ट में. फॉर एग्जाम्पल सम वायर रिजर्व फॉरेस्ट, सम वायर क्लासिफाइड फॉरेस्ट, सम वायर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. तो जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, कई सारे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट करार दिया गया. रिजर्व फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे जो लकड़ी है, तो वहाँ पे जो लकड़ी थी वो ब्रिटिशर्स को चाहिए थी. ब्रिटिशर्स वो चाहते थे कि वो लकड़ी जो है वो हम मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करें. तो उन फॉरेस्ट्स में ट्राइबल्स को प्रोहिबिट किया गया है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, वो एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते हैं, वो मेडिसिनल प्लांट्स या श्रब्स या हर्बस या लीव्स या नट्स या रूट्स या मतलब फ्रूट्स, ये कुछ भी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो अब क्या हुआ, अब जो जूम कल्टिवेटर्स हैं उन्होंने अब वो बहुत मुश्किलात में उनको मुश्किलात हुई. तो अब उन्होंने क्या किया, तो अब उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है उसको कायम व दायम करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने कई नए एरियाज़ के मूव किया. तो वहाँ पे उन्होंने जुम कल्टिवेशन जो है वो कंटिन्यू की. But once the British stopped the tribal people from living inside the forest, they faced a problem. From where the forest department gets labor to cut trees for railway sleepers or to transport logs. लेकिन जब ट्राइबल जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो कवानीन बनाए, उन कवानीन के मुताबिक अब ट्राइबल्स जो है वो फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे. तो अब जो लेबर है, जो ब्रिटिशर्स जब वहाँ से लकड़ी वगैरह लॉगर्स या टिम्बर लाते थे, तो उनको ट्रीज को कट करने के लिए उनको लेबर की ज़रूरत थी. तो वो उससे पहले क्या करते थे, उससे पहले उन्हीं ट्राइबल्स को वहाँ पे मजदूरी पे लेते थे और उनसे वो ये सब काम करवाते थे. लेकिन अब उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई. तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन. लेकिन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम का जो है, इस मसले का जो हल भी सोचा. उन्होंने क्या किया, they decided that they would give jhum cultivators small patches of land in the forests and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forests. तो उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने जूम कल्टिवेटर्स जो है उनको
छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े दिए कहाँ पे फॉरेस्टर्स में, उनको बोला आप यहाँ पे कल्टीवेशन करो। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी हमें लेबर की ज़रूरत होगी, ट्रांसपोर्ट जो लॉगर्स हैं उनको या ट्रीज़ हैं उनको काटने के लिए, फिर लॉगर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सब काम आपको करना होगा और आपको फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन भी करनी है। So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. लेकिन सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इस चीज़ को जो ब्रिटिश कवानीन जो है फॉरेस्ट रिगार्डिंग फॉरेस्ट उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे जो है उन्होंने डिसओबे किया इन कवानीन का। They disobeyed the new rulers, continued the practices that were declared illegal and at times rose in open rebellion. Such was the revolt of Sangama in 1916 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. तो अब उन्होंने क्या किया, जो कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने इनका विरोध किया, इन फॉरेस्ट लॉज का जो है अपोजिशन किया। उन्होंने अपोज किया कि हमने ये सब नहीं मानेंगे, हम सदियों से इन जंगलात में बसते आ रहे हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी है ये सब इसका सब इन सब जो है ये डिपेंड, हमारी लाइफ जो है ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई सारी जगहों पे, मिसाल दो अगर हम 1906 में देखेंगे असम में क्या हुआ, उसमें वहाँ पे रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट सच फॉरेस्ट लॉज और फॉरेस्ट सत्याग्रह इसी तरह का 1930s में चलाया गया सेंट्रल प्रोविंसेस में। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड during the 19th century, tribal groups found that the traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. तो 19th century problem with the trade, 19th centuries में क्या हुआ, इस सेंचुरी में ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उन्होंने देखा कि ट्रेडर्स जो हैं, मनी लेंडर्स हैं, ये फॉरेस्ट में आ रहे हैं, फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमसे ले रहे हैं, वो हमसे खरीद रहे हैं। इवन कि वो उनको कैश भी प्रोवाइड करते थे, कि कैश लोन्स भी प्रोवाइड करते थे कि आप मतलब कैश ले लो, आप हमसे कैश ले लो, या उनको मतलब जब भी कभी ट्राइबल्स को मतलब पैसे की ज़रूरत होती थी कई चीज़ों को बाजार से खरीदने के लिए, तो वो क्या करते, वो मनी लेंडर से पैसे लेते थे, उसको वो लोन पे पैसे देता था, इंटरेस्ट पे पैसे देता था। फिर क्या होता था, फिर जो ट्राइबल्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं के पे करते थे, तो उस वजह से उनको बहुत मतलब पॉवर्टी का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनको बहुत टाइम लगा इस बात को समझने में कि जो ये हमसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं कई मतलब चीप रेट्स पे, या इसी तरह लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बाद में हम पॉवर्टी में जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को समझने के लिए उनको टाइम लग गया। लेट्स कंसिडर द केस ऑफ Silk growers. In the 18th century, Indian silk was in demand in the European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly. As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. आइए हम अब सिल्क का केस लेते हैं। सिल्क ग्रोवर जो रेशम का काम करते थे, ठीक है, जो गज काम, तो उन्होंने आपके 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि आपको पता है, ये मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इंडिया का सिल्क है, सिल्क टेक्सटाइल्स हैं, सिल्क है, तो इसकी बहुत डिमांड थी यूरोप में। अब क्या हुआ, जब उसकी डिमांड बढ़ गई तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने जो सिल्क प्रोडक्शन के साथ जो लोग मुंसलिक थे उनको इनकरेज किया कि आप जो डिमांड है यूरोप में इसको बराबर करो, जो डिमांड्स हैं यूरोप में डिमांड्स हैं उनको पूरा करो। तो उस वजह से क्या हुआ, हजारीबाग इन द प्रेजेंट जॉर्जिया वाज एन एरिया वाइड द संथल्स रेयर्ड कोकोनस। हजारीबाग एक जगह है झारखंड, आज के झारखंड में, वहाँ पे जो संथल्स थे, ट्राइबल ग्रुप एक था संथल्स, वो यही कोकोनस रेशम के जो कोकोनस हैं यथ वनान कशर पे तमें कल्टिवेट करा, तमें प्रोड्यूस करा। The traders dealing in silk sent in their agents who gave loans to the tribal people and collect the coconuts. तो आप क्या करते थे, जो सिल्क इसके साथ ट्रेडर्स मुंसलिक थे सिल्क के साथ, तो वो क्या करते थे, वो अपने एजेंट्स को भेजते थे और उनको पैसे देते थे ट्राइबल्स को, आप सिल्क जो कोकोनस हैं उनको ग्रो करो। The growers were paid 3 to 4 rupees for 1,000 coconuts. एक
1000 कोकून्स के लिए उनको 3 या 4 रुपए मिलते थे ट्राइबल्स को. These were then exported to बुर्दवान और गया where they were sold at 5 times the prices. अब क्या कर, जब वो वहाँ से ट्राइबल से कोकून्स लेते थे तो फिर उनको बुर्दवान या गया जो बिहार में जगह है वहाँ पे उनको 5 times more prices पे बेचा जाता था. The middlemen so called because they arranged deals between the exporters and slave growers made huge profits. जो उनको मिडल जो एजेंट्स थे एक ट्राइबल्स के या सिल्क जो ग्रोवर्स थे, सिल्क ग्रोवर्स या कोकून ग्रोवर्स, रियरर्स, और जो एक्सपोर्टर्स थे, उनके दरमियान जो मिडिल मैन था, जो एजेंट था, उसने बहुत पैसा कमाया, उसने बहुत प्रॉफिट कमाया. द स्लिक ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटिल, लेकिन जो स्लिक ग्रोवर्स थे वो बहुत कम कमाते थे. अंडरस्टैंडेबली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स saw the market and the traders as their main enemies. तो अब उन्होंने क्या सोचा, अब उन्होंने जब देखा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कोकून है, उनको ये 4 रुपये में 1000 कोकून्स का 4 रुपये देते हैं, तो आगे जाके ये 5 टाइम्स मतलब 20 रुपये आगे जो 1000 कोकून्स मतलब बेचते हैं. तो उस वजह से उन्होंने समझा कि नहीं, ये सब हमारे लिए घाटा है, तो हमें बहुत नुकसान होता है. ठीक है.